कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में रोजगार को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा की सरकार हरियाणा के युवाओं को नौकरी के योग्य नहीं मानती। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा केंद्रीय सेवाओं में बेहतर परिणाम लेते हैं, जबकि एचपीएससी को हरियाणा के युवाओं का टैलेंट नजर नहीं आता। यह बात उन्होंने भिवानी में पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह के देहांत पर शोक व्यक्त करने के बाद पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी के निवासस्थान पर पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मित्रों का मैं स्वयं की ओर से, हमारे भाई और साथी फौजी साहब की ओर से, सांगवान साहब की ओर से, हमारे साथी सतेंद्र भाई की ओर से और सब साथियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज दो सबसे बड़ी भयंकर समस्याएं हरियाणा की जनता और हरियाणा के किसान और खेत मजदूर के सामने मुंह बाए खड़ी। पहली समस्या है गेहूं खरीद की। श्रीमान नायब सैनी जी और उनकी सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कर किसान के एमएसपी को चोर दरवाजे से खत्म करने का षड्यंत्र किया। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा क्रूर, किसान विरोधी सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन और आदेश कहीं नहीं है जो गैर कानूनी भी है। एक तरफ तो बीजेपी के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक, कि किसान अपनी फसल कभी भी कहीं भी देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। नरेंद्र मोदी जी रोज ये कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान रोज ये कहते हैं, बीजेपी रोज ये बड़े बड़े दावे करती है। दूसरी तरफ क्योंकि 3 काले खेती विरोधी कानूनों से एमएसपी खत्म नहीं कर पाए, तो चोर दरवाजे से एक नया षड्यंत्र बीजेपी ने किया। उस षड्यंत्र के 3 या 4 पहलू हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले ये कह दिया कि हर व्यक्ति जिसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जमीन के मालिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन की है, उसे बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगाने के लिए मंडी में खुद आना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, जब किसान 50% पट्टे पर लेकर खेती करता है तो उसका तो बायोमेट्रिक संभव ही नहीं, तो उसकी तो फसल बिकेगी नहीं। तो मालिक को भी नुकसान और पट्टे पर लेकर खेती करने वाले भूमिहीन किसान को भी नुकसान। दूसरा, ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर लगा होना चाहिए, उसकी फोटो अपलोड होगी तभी गेट पास जारी होगा। आप ट्रैक्टर ट्रॉली बिकवा रहे हो या कणक बिकवा रहे हो? मेरे पास तो किसान के पास तो लगभग 60% किसान के पास तो ट्रैक्टर ट्रॉली है नहीं। किसी के पास ट्रैक्टर है, ट्रॉली नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉली का अलग अलग नंबर भी हो सकता है। ट्रैक्टर ट्रॉली की फोटो से कणक की बिक्री का क्या कनेक्शन है? मैं तो 4 व्हीलर में लेके आऊंगा, मैं तो हाथी में लेकर आऊंगा, मैं तो ट्रक में लेकर आऊंगा। मेरे को तो किसी ने 4 पहिए का दूसरा कोई वो जो 20C का कमर्शियल वाहन है वो किसी दोस्त ने किराए पे दे दिया, आप जैसे ने, उसमें लाऊंगा। कणक की बिक्री का ट्रैक्टर ट्रॉली के नंबर से क्या कनेक्शन है? क्या नायब सैनी जी को इतनी भी समझ नहीं? तीसरी बात, हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हुए हैं कि किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली को आप ढुलाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो भैया ट्रैक्टर ट्रॉली मेरे पास है नहीं, मैं सागवान साहब का उधार लेकर आया या किराए पर लेकर आ गया, तो इनके ट्रैक्टर ट्रॉली का चालान हो जाएगा, क्योंकि आप तो कहेंगे ढुलाई के लिए कमर्शियल यूजेज हो रहा है, वाणिज्यिक इस्तेमाल हो रहा है। हम हर बार मंडी में
आप भी बाकी सब साथी भी, हर बार जब फसल का सीजन आता है, वो चाहे सरसों हो, कणक हो, जीरी हो, कोई फसल हो, कपास हो, हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं भाई इन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को उठान की और ढुलाई की इजाजत दे दो। वो सब हर बार ये कह देते हैं बीजेपी की सरकार कि हम नहीं देंगे, हम दिया करते थे। तो अब तो आप लाइसेंस ही नहीं देते ट्रैक्टर ट्रॉली से ढुलाई का, तो उसका तो चालान हो जाएगा। तो एक तरफ कह रहे हो ट्रैक्टर ट्रॉली में लाओ, एक तरफ अगर मेरे पास ट्रैक्टर ट्रॉली है नहीं, मैं इनका ला ही नहीं सकता, तो कौन सी बात सच मानी। चौथी बात, एक शर्त ये लगा दी कि शाम के सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे के बाद कणक नहीं लाई जा सकती, गेहूं लाई नहीं जा सकती। क्या नायब सैनी जी ये नहीं जानते कि हमेशा जब कटाई का सीजन आता है, एक तो मौसम खराब होता है जैसे अब हुआ है, और किसान तो दिन रात, चाहे वो कंबाइन से कटवाए, अब 80 पैसे कंबाइन से कटवाते हैं, 20 पैसे हाथ से कटवाते हैं, अब तो ज्यादातर कंबाइन से कटवाने लग गए। तो कंबाइन तो दिन रात चलेगी, क्योंकि उसको अगले खेत में जाना है, अगले खेत में जाना है, अगले खेत में जाना, किराया है उसका। अगर मैं खड़ी रखूं तो मुझे किराया ठुकेगा, तो मेरी कीमत बढ़ जाएगी। खड़ी ना रखूं तो किसान तो दिन रात लेकर आता है। तो अगर उसको अब रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी क्यों लगा रहे हो, मंडी पे ताला क्यों जड़ने लग रहे हो आप, इसका क्या लॉजिक है, क्या अकल की बात है ये। केवल और केवल ये है कि दिन में जब केवल आप 12 घंटे या 14 घंटे चलाओगे तो लाइन लग जाएंगी। तो मैं ट्रैक्टर ट्रॉली अगर किराए पर लाया हूं और 3 दिन उसका उठान या उतराई हुई नहीं, तो मेरे को 3 दिन का किराया और जड़ गया। और नायब सैनी जी, क्या आप ये नहीं जानते कि किसान हर ट्राली के साथ नहीं आता, वो खेत में रहेगा जब तक सारी फसल नहीं कट लेगी, उसके पास 5 एकड़ हो, 7 हो, 2 हो, 10 हो, और परिवार का एक आदमी या खेत में उसके साथ काम करने वाला मजदूर जो जिम्मेवार है उसका, वो आ जाएगा, अगली ट्राली ले आएंगे, फिर अगली लाएंगे, फिर अगली लाएंगे और उतारते जाएंगे। ऐसे बेचते हैं हम फसल। अब मैं एक ही ट्रॉली के लिए 3 दिन लाइन में खड़ा रहूंगा तो वो कैसे आएगा, और जब वो खुद नहीं आएगा और मैंने किसी मजदूर भाई को भेज दिया, उसका बायोमेट्रिक कैसे लगेगा। तो ये सारी पेचीदगियां, अड़ंगे जानबूझकर पैदा की जा रही है ताकि किसान को एमएसपी ना देना पड़े। दूसरी तरफ किसान पर हमेशा परमात्मा की मार भी पड़ती है, इस बार भी पड़ रही है। आज सुबह सुबह मेरी माँ का फोन मैंने कर लिया आते हुए, चिंता में बैठी हुई, बोली यहाँ तो ठंडी हवा चलने लग रही है, मेरी तो कणक जो है वो सारी गिरेगी, आज नहीं बचती। स्वाभाविक है, किसान को तो यही चिंता है सबसे ज्यादा। पिछले 3 दिन से और अगले 2 दिन की भी ये मौसम विभाग का अनुमान है, पूरे हरियाणा में ओलावृष्टि, आंधी और बारिश की खबरें हैं। अब मैं और आप जब बात कर रहे हैं, इस समय हिसार में बारिश हो रही है, जींद के काफी हिस्से में बारिश होने लग रही है, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर के काफी हिस्से में बारिश की खबरें। क्या करे किसान। मंडी में आप ये कह के रिजेक्ट कर देते हो तेरी तो फसल में नमी है, सब बारिश में ले आऊंगा तो नमी नहीं होगी, तो सूखी कैसे झाड़ लगाऊं, उसके ऊपर पक्के लगाऊं, वो तो नमी होगी। नमी आप रिलैक्स नहीं कर रहे। पिछली फसल का मुआवजा आपने नहीं दिया जो फसल खराब हुई थी, इस फसल का मुआवजा देने के लिए आपने कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं करवाई। किसान कहाँ जाए। और खेत मजदूर, गरीब रविदासिया, गरीब वाल्मीकि, गरीब बैकवर्ड, जो कंधे से कंधा मिलाकर किसान के साथ 2 रोटी कमाता, वो कहाँ जाए, वो क्या करे। तो ये सारा षड्यंत्र एमएसपी को खत्म करने का, ये चोर दरवाजे से एमएसपी खत्म करने का सरकार षड्यंत्र कर रही है, और दूसरी तरफ आम जनता पर बोझ लाद रही है। 1 अप्रैल आया और सर्दी चढ़ जाती है हरियाणा के लोगों को, तो भाई अप्रैल आ गई। जैसे एक ज़माने में वो शोले फिल्म में गब्बर सिंह का आती थी, ऐसी 1 अप्रैल हमारे लिए तो गब्बर सिंह बन गई है कि नायब सैनी जी ने टैक्स जड़नी है। 1 अप्रैल से सब रजिस्ट्री, अभी तो बढ़ाई थी 7 महीने पहले, अब फिर कलेक्टर रेट बढ़ा दिए। गरीब आदमी मकान कैसे ले, रजिस्ट्री कहाँ से करवाए,
सरकार के पास अगर पैसा नहीं है, सरकार का दिवालिया निकला हुआ, तो हम थोड़ी जिम्मेवार हैं, तो आपकी बेकायदगी जिम्मेवार है। आप उसको कलेक्टर रेट बढ़ाकर कैसे लेने लग रहे हो? 1 अप्रैल आया, टोल टैक्स बढ़ गया। 1 अप्रैल आया, कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया 200 रुपये। 2 बार पहले बढ़ा चुके हैं, 2000 रुपये को पार हो गया। खोमचे वाला क्या करे, रेडी वाला क्या करे, ढाबे वाला क्या करे, मिठाई वाला क्या करे, छोटा मोटा होटल चलाने वाला क्या करे। सबका धंधा जो है बंद होने की कगार पे है। ब्लैक में 4000 रुपये में बिकेगा, रेट 2000 रुपया कर दिया। 1 अप्रैल आया, जो नायरा एनर्जी, जिसे एसआर ऑयल कहते हैं, पहले अपने यहाँ तो बहुत नायरा के पंप थे, उन्होंने 5 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर 26 मार्च की रात से पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए और 3 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ा दिए नायरा एनर्जी ने। एक अपने यहाँ प्राइवेट कंपनी है शेल ने पेट्रोल कर दिया 112 रुपया लीटर, डीजल कर दिया 98 रुपया लीटर। ये बात नहीं है तो आप वेरीफाई कर लो, मैं तारीख बता रहा हूँ। 31 मार्च से शेल ने बढ़ा दिए। बाकी बीजेपी इंतजार कर रही है 9 अप्रैल और 23 अप्रैल को इलेक्शन हो जाए, रात को फिर बढ़ा देंगे। घर का गैस सिलेंडर 500 रुपये बढ़ाएंगे और पेट्रोल और डीजल शायद 10 रुपये से भी ज्यादा बढ़ा दें। तो लोग क्या करेंगे? 1 अप्रैल आया, जो पीवीसी पाइप हैं उनमें 7000 रुपया टन की बढ़ोतरी हो गई है। लोग अपने घर कैसे बनाएंगे? लोग, किसान जो है पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करता है इरिगेशन के लिए, वो कैसे करेगा? 1 अप्रैल आया, जो रीबार स्टील हैं और स्टील की जो कॉइल्स हैं उनके रेट जो हैं लगभग 25% बढ़ गए। तो लोग अपना मकान कैसे बनाएंगे? 1 अप्रैल आया, जितनी एफएमसीजी गुड्स हैं, साबुन, तेल, प्लास्टिक बोतल, जितनी ये मैगी के पैकेट्स जो बनते हैं, इन सब के रेट अब बढ़ा दिए हैं। 1 अप्रैल आया, अब अगले 15 दिन में 5 से 15% फ्रिज, वाटर कूलर और एयर कंडीशनर, अब इनके रेट बढ़ने लग रहे हैं। 1 अप्रैल आया, एक कार का रेट तो बढ़ गया है 5%। ये जो जिंदल वाली जो कार है, एमजी मोटर जो कहते हैं, उसने तो 5% बढ़ा दिए। बाकी होगा भाई 23 अप्रैल तक इंतजार करो, उसके बाद बढ़ा दिए। तो अप्रैल का महीना लोगों पे तो मुसीबत का महीना बन गया। 1 अप्रैल आया, बिटुमीन का रेट भी 45,000 रुपये से बढ़ के 65,000 रुपया टन हो गया। कहाँ जाएंगे लोग? आखिर में ये पैसा तो सब लोगों की जेब काट के होने लग रहा है। जेब कतर, एक वो कहा करते थे, जेब कतरों से सावधान। स्टेशन पे, बस अड्डे पे हमने लिखा हुआ देखा है। यहाँ तो सरकारी जेब कतरी हो रही है, सरकारी जेब काट रही है लोगों की। तो हम तो हमेशा ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, अप्रैल आ गया भाई, सरकार की जेब कतरी से सावधान। वो जेब कतरेंगे आपकी इस पूरा महीना। कोई सवाल आप और पूछना सर? याद करिए, पिछली फसल में जब समस्या आई थी, दादरी भिवानी एक मंडी के अंदर हम सारे साथी खड़े थे। संयोग से मैं भी गया था सारी मंडियों में, तब भी हमने बहुत जोर से ये बात उठाई और मंडियों में भी गए, पर विशेष तौर से दादरी भिवानी की मंडियों में गए। आज भी जो किसान की ये समस्या है, आपके समक्ष भी हेड ऑफिस पे भी, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी हम ये बार बार कह रहे हैं, ये सुधारिए। अभी तो चलो फसल आने लगी, हम सब जानते हैं आपुर में कि किसान की फसल आते आते 10 अप्रैल हो जाती है, पर फसल का सीजन अब 15 या 12 दिन का है। 12 दिन में सारी आ लेगी। क्यों? कंबाइन से कटाई है, जल्दी जल्दी कटती है, फटाफट आती है। तो लगभग हरियाणा में पीक सीजन जो गेहूं का है, मैं वो मानता हूं कि 10 अप्रैल से लेके और 20-22 अप्रैल तक का है। थोड़ा बहुत जिला वाइज अंतर हो जाता है, अगेती पचेती कणक का, बाकी 10 से 20-22 अप्रैल है। अब भी अगर ये खुद को सुधार लें और ये गेट पास, बायोमेट्रिक, 8 बजे से 6 बजे की पाबंदियां,
ट्रैक्टर ट्रॉली की फोटोएं, ये तमाशे बंद करें नायब सैनी और बीजेपी सरकार, तो शायद किसान अपनी फसल बेच सकेगा। राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग को लेकर के अब तक भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। 9 महीने में क्रॉस वोटिंग देने के बाद, उनके नाम छुपाने की बात आती है, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? कार्रवाई न होने पर देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। जहां तक कार्रवाई का प्रश्न है, मुझे ये बताया गया, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, मुझे जानकारी नहीं, पर मुझे ये बताया गया है कि पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और जल्द वो कोई इस बारे में निर्णय लेंगे। तो मुझे लगता है कि आप अगले 4-5 दिन इंतजार करिए। मेरा ये मानना है कि जो भी कांग्रेस पार्टी से इस प्रकार का विश्वासघात करे, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वो 2 लाइन है बहुत पुरानी के कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा जहां हमारा। तो इसलिए वो ये ख्याली पुलाव छोड़ दें, क्योंकि खरीद फरोख्त उन्होंने करी, चोरी उन्होंने करी, कसूर हमारा। ये पहली बार मैंने सुना। कोशिश करेगा, लेकिन कांग्रेस यार कमजोर क्योंकि वो पैसे के मैं आपसे आपकी बात वाजिब है, पर मैं आपसे एक काउंटर सवाल आपके समक्ष रखता हूं आपके ध्यान के लिए। कल को मैं और फौजी साहब ये कहें कि हम आपके घर में डाका डालेंगे और हम ये सब साथियों को लेकर आए, पत्रकार मित्रों को, और आपका सामान उठा ले जाएं, और फिर उसके बाद आप पर इल्जाम लगाएं कि आपने डाका क्यों डालने दिया। डाका डालने वाला जिम्मेवार है, वो कानून और संविधान की अवहेलना कर रहा है, और फिर वो कहें हाँ हम तो डालेंगे भैया, तुमने क्यों नहीं बचाया। तो ये प्रजातंत्र की मर्यादाओं, मूल भावनाओं, संवैधानिक परंपराओं और हिंदुस्तान में संविधान के बरखिलाफ है, अपराध है जो वो कर रहे हैं। तो वो अपराध भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी भी, ये नामंजूर। देखिए सर, ऐसा है, इस वाद विवाद कितना भी, जो आपने बात पूछी, पहली बात पार्टी कार्रवाई करेगी, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी देर इंतजार करिए। जहां तक सवाल है, बीजेपी के मुंह में ये बात वैसे ही शोभा नहीं देती, क्योंकि एक लाइन है, पहले चोरी फिर सीना जोरी। चोरी भी वो करें और सीना जोरी भी वो करें, ये दोनों ही प्रजातंत्र के प्रतिकूल है। बर्खास्तगी क्या हो सकती है इस मामले में? देखिए, 2027 में फिर राज्यसभा के चुनाव होते तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि पार्टी इस बारे में निर्णय करेगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं, मुझे तो निर्णय करना नहीं, तो ना मेरा अधिकार क्षेत्र है। आपके सवाल सही हैं, प्रश्न गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं आप, तो परंतु हमारे प्रभारी जो हैं वो समझदार व्यक्ति हैं, मुझे विश्वास है कि वो चर्चा करके सही कार्रवाई करेंगे। वो कह रहे थे कि अगर आपने 30 करोड़ में जितना तो मुझे भी 50 करोड़ के पालन कर दें। नहीं, उनकी कोई चॉइस, आपने कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा, मुझे पता नहीं, उनसे बात करके बताऊंगा। एचपीएससी की जो भर्तियां हैं पुलिस के बोर्ड से निकलती हैं, 5 से 10% करीब टेस्ट पास होते हैं, बाकी तो खाली वैकेंट रखते हैं। इसलिए कि कंटिन्यू हो रहा है, हाल ही में रिजल्ट भी आया है, इसलिए कि बीजेपी हरियाणा के बच्चों को योग्य नहीं मानती। हमारे बच्चों में हुनर है, काबिलियत है, लायकी है, पढ़ाई है, इच्छा है, आगे बढ़ने का जज्बा है, पर जैसा खट्टर साहब हमारे बारे में कहा करते हैं, वो कहते हैं हम तो कंधे से ऊपर कमजोर हैं। मैं तो नहीं कहा ये बात, मैं तो कहता हूँ हमारे बच्चे लायक हैं, वो जाके दिल्ली वाली नौकरी भी वो कर सकते हैं। पर खट्टर साहब को ये लगता था, नायब सैनी जी को भी लगता है, बीजेपी को ये लगता है कि हम कंधे से ऊपर कमजोर हैं, और इसीलिए वो बार बार बिहार से, उत्तर प्रदेश से या कहीं से भी दूसरे बच्चों को लाकर यहाँ नौकरी लगाते हैं,
क्योंकि उन्हें हरियाणा के बच्चों के अंदर टैलेंट नजर नहीं आता। अब हरियाणा के नौजवानों को ये सोचना पड़ेगा, एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो हरियाणा की 36 बिरादरी के बच्चों को नालायक मानती है। क्या हमारे बच्चे लायक नहीं है? ना वो एससी समाज की पोस्ट भरते, ना वो बीसी की भरते, ना जर्नल की भरते, ना ईडब्ल्यूएस की भरते। तो क्या कोई बच्चा लायक नहीं है? अगर हम नालायक है तो फिर हम पेपर कैसे पास कर रहे हैं? अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, अगर हमारा बच्चा पेपर पास कर रहा है तो काबिलियत के आधार पर ही कर पा रहा हो, तो इंटरव्यू में क्यों फेल कर रहे हो आप उसे? आप तो इंटरव्यू में फेल कर रहे हो, तो क्या हम अनबोल हैं? जिस दिन हरियाणा के सारे अनबोल बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया, इस सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। सर 4 विश्वविद्यालयों के वीसी के खिलाफ जांच दिखाई गई है, क्या कहते हैं? देखिए, शिक्षा जो है उसको एक भ्रष्ट आवरण दे दिया गया है और पूरे हरियाणा को अनपढ़ बनाने का एक सुनियोजित नियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार के आरोप उसी का हिस्सा है। स्कूल में 60% टीचर्स की पोस्ट खाली है, लगभग 70% स्कूलों में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, चारों यूनिवर्सिटी में 60% तक प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट खाली है, कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स और प्रिंसिपल्स की पोस्ट खाली पड़ी है। ऊपर से जो पैसा दिया गया वो सारा का सारा बीजेपी द्वारा नियुक्त भ्रष्ट लोगों की भेंट चढ़ गया। जो पैसा ग्रांट का यूनिवर्सिटी को मिलना चाहिए उसे लोन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब बच्चों को अब तो यूनिवर्सिटी को पैसा देती ही नहीं है सरकार, सच्चाई ये भी है, सब लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। लोन भी उल्टा दो, ब्याज भी वापस दो, बच्चों से वसूल कर कैसे देंगी यूनिवर्सिटियाँ? तो यूनिवर्सिटियों पर भी धीरे धीरे तालाबंदी की और सारी शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने की ये कवायद है।